दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर, इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। अगला हमारा एपिसोड है मौर्यकालीन शासक। मौर्य कौन थे? इसके लिए 3 मत प्रतिपादित किए गए हैं। प्रथम है स्पूनार महोदय। स्पूनार महोदय कहते हैं कि मौर्यों को पारसिक बताया गया है। क्या बताया गया है? पारसिक बताया गया है। द्वितीय जो मत है, ब्राह्मण कर्ण साहित्य शुद्ध मानते हैं। तृतीय जो मत है, वो बौद्ध एवं जैन साहित्य में क्षत्रिय बताया गया है। मुद्रा राक्षस में भी मौर्यों को वृषल निम्न कुल का बताया गया है। ये 3 मत हैं, कोई पारसी कहता है, कोई शूद्र कहता है, कोई क्षत्रिय कहता है, कोई निम्न कुल का कहता है। ठीक, जैसे आपकी बैंक रेलवे एसएससी पीएससी में क्वेश्चन आता है उस तरीके से आपको देना है। इसमें ये नहीं आएगा, इस तरीके से कोई एक इसमें आएगा। मौर्य यानी कौन सा मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक ये गद्दी पर बैठे। यूनानी लेखक जस्टिन ने एंड्रोकोर्स कहा गया है और प्लूटार्क ने एंड्रोकोर्स कहा है। सेंड्रोकोर्स और एंड्रोकोर्स। और आपको जस्टिन ने क्या कहा, प्लूटार्क ने क्या कहा, ये आपको याद रखना है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने इन नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जुड़ा है। किसने जोड़ा है? ठीक, तो विलियम जोन्स ने जोड़ा है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको क्लियर, मेरे ख्याल से यहाँ तक है। ये विलियम जोन्स आ गए। अब है चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता कहा गया है। क्या कहा गया है? मुक्तिदाता। इसके शासनकाल में 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण दोनों के बीच संधि का परिणाम है। यानी 305 में का वो सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण हुआ था, दोनों के बीच संधि हुई थी। उस संधि के परिणाम क्या थे, शर्तें क्या थी? मेगास्थनीज नामक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया। अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की। यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। अगर आपसे कोई पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसका हुआ, विदेशी विवाह किसका हुआ, तो वर्तमान के न होते हुए उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किए गए। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और आगे चलते हैं तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य दिगंबर जैन का अनुयायी था। राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रथम जैन संगीत का पाटलिपुत्र में ही आयोजन किया गया था। ठीक है। मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, हासन जिला कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना विधि के द्वारा पद्धति से यह विधि से हुई थी। दूसरा शासक आता है बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व। यूनानी लेखक स्ट्रेबो ने इसको अलिट्रोचैट्स कहा है। अलिट्रोचैट्स कहा गया है। फ्लीट ने इसका संबंध अमित्र घास से स्थापित किया गया है। बिंदुसार की माता दुर्धरा, पत्नी धम्मा सुभद्रांगी थी। ठीक है, इतना आपको दिख रहा होगा। शासनकाल में सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम का दूत बनकर डाइमेकस भारत आया था। एंटियोकस प्रथम 3 चीजें मांगी थी: सूखी अंजीर, शराब और दार्शनिक। ठीक है, सूखी अंजीर भिजवा दी थी, शराब भी भिजवा दी, लेकिन दार्शनिक नहीं भिजवाया। कि हमारे देश में ऐसी परंपरा नहीं कि हम आपके लिए दार्शनिक भिजवाएं, विद्वान लोगों को भिजवाएं। और ये आजीवक जो मत है, पंथ, उसका अनुयायी था बिंदुसार। मुख्य परामर्शदाता पिंगलवत्सा जीव था। ये आपको दिख रहा होगा बढ़िया अच्छे तरीके से। और आगे चलते हैं तो सम्राट अशोका की हम बात करते हैं। भारत का महान शासक 272 से 232 ईसा पूर्व। उपाधि देवानाम प्रियदर्शी। ठीक, माता सुभद्रंगी,
चंपा राजवंश की ब्राह्मण कन्या थी। सम्राट अशोक की मां कौन है? चंपा राज की ब्राह्मण कन्या है, ब्राह्मण लड़की है। पत्नी और संतान, असंगमित्रा, कारुबाकी, पद्मावती, देवी। विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री थी ये देवी। ठीक है। संतान की बात करते हैं, इसका कोई संतान, असंगमित्रा का कोई संतान नहीं थी। कौरवाकी का तीवर था, पद्मावती का कुणाल था, और देवी का महेंद्र और संगमित्रा थे। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की। कितनी बड़ी बात की, सहिष्णुता, सभी धर्म को समान मानना, और उदारवादी होना, लिबरल होना, कट्टरपंथी नहीं था, और करुणा के आधार पर क्या, राजधर्म। ठीक। अशोक के दो संतान जालौक और चारुमती के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी, दो और संतानें थी लेकिन इसकी जानकारी हमें स्पष्ट नहीं मिलती है। और आगे देखें, कलिंग का युद्ध और उसका प्रभाव 261 ईसा पूर्व में शासनकाल में 8वें वर्ष में, यानी 261 पूरा 261 ईसा पूर्व था, शासनकाल के 8वें वर्ष में क्या हुआ, कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग के शासक का खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख उड़ीसा के अनुसार कलिंग युद्ध के समय वहां का शासक नंदराज था। कई बार पूछा है कि जब सम्राट अशोक ने वहाँ आक्रमण किया कलिंग में तो वहाँ का शासक कौन था, तो नंदराज था। कहाँ से जानकारी मिलती है? एक खारवेल है, कलिंग का जो राजा था खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख है, उड़ीसा में है, वहाँ से जानकारी मिलती है। कल्लड़ की रायतरंगिणी के अनुसार बौद्ध धर्म की अपनाने के पूर्व शैव धर्म को मानता। सम्राट अशोक किसको? शिव को मानता, शिव का उपासक था। चचेरे भाई सुमन के पुत्र नियोग्रंथ के प्रवचन को सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। यानी एक 14 साल का बौद्ध भिक्षु था ये, निग्रंथ भी लिखा है कहीं कहीं। ठीक। सुमन का पुत्र चचेरे भाई, उसकी करुणा को देख करके, मैत्री, दया, हाव भाव सबको देख करके वो एकदम बौद्ध धर्म की ओर उनका मन प्रेरित हो, शिव जी की पूजा करने वाला था। बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसको जाता है? उपगुप्त को जाता है। इन्होंने धम्म दीक्षा दिलवाई थी। और आगे चलते हैं तो इसमें बौद्ध धर्म के विकास में योगदान, पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगीति इन्हीं के समय हुई थी। ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में विभिन्न प्रचारकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भेजा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। श्रीलंका में किसको भेजा? महेंद्र संघमित्रा को भेजा था। नेपाल में स्वयं चारुमती के साथ नेपाल गए थे। बनवासी रक्षित को भेजा। यमन देश में महारक्षित को भेजा। महाराष्ट्र महाधर्म रक्षित को भेजा। और स्वर्णभूमि सोन और उत्तरा को भेजा। ठीक। श्रीलंका, नेपाल, बनवासी, यवन, महाराष्ट्र और स्वर्णभूमि, इस 6 स्टेटों में सम्राट अशोक ने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए समय श्रीलंका का शासक तिस्स था, प्रियदर्शी जिसको कहा जाता। और धम्मपद में राहुलोवाद सूत्र में ये जानकारी मिलती है। राहुलोवाद सूत्र जो धम्मपद है उसमें मिलती है। जैसे एक धम्मपद में आपको बोलूँ कि मनोपमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन साचे पदोत्थन बास्ति बा करोति बा तत्वनंग दुखम भेती चक्कंग भय भय पद। जी क्या है? धम्मपद है। ठीक है। और आगे हम चलते हैं तो अशोक के द्वारा बसाए गए नगर, नेपाल में ललित पाटन आज भी है, कश्मीर में श्रीनगर है, बेतस्ता झेलम नदी के किनारे। नेपाल में पुत्री चारुमती द्वारा अपने पति देवपाल के नाम पर देवपाटन नामक नगर की स्थापना की गई। ठीक है। गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? अब बात करते हैं अशोक के उत्तराधिकारियों की। अशोक के उत्तराधिकारी कुछ ग्रंथों के अनुसार कुणाल, विष्णु पुराण के अनुसार सुयश। कुणाल अंधा था, अतएव उसके स्थापक संप्रति ने शासन किया। कुणाल के बाद दशरथ, उपाधि प्रियदर्शी थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और एक नए शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है। 185 में
मौर्य वंश का खात्मा हो जाता है और उसके बाद फिर नया वंश आता है पुष्यमित्र। मौर्यकालीन संस्कृति गतिविधियाँ, प्रशासन की बात करते हैं तो जानकारी अर्थशास्त्र और इंडिका से मिलती है। अर्थशास्त्र में शासन के जिस स्वरूप की बात कही गई वह वंशानुगत राजतंत्र था। ठीक, अर्थशास्त्र में शासन के जिस प्रकार की बात कही गई है वो कैसा स्वरूप था उसका? वंशानुगत था, कि राजा रानी की पेट से ही पैदा होता था, राजा कहीं बाहर से नहीं आता। ठीक है। कौटिल्य ने लिखा है कि विशाल साम्राज्य के शासन के लिए परामर्शदात्री संस्था का होना अनिवार्य है। कौटिल्य क्या कहते हैं कि अगर हम विशाल साम्राज्य चला रहे हो उसके लिए परामर्शदात्री एक सभा होना चाहिए, वो भी एडवाइजरी, यानी आपके पास एक परिषद होना चाहिए। ठीक, आज के ज़माने में हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, वो आपको सलाह दे सकती है। कौटिल्य शासन का भार मुख्यतः एक विशाल वर्ग पर था। कौटिल्य क्या कहता है? शासन का जो भार है मुख्यतः एक विशाल जो वर्ग है उसके ऊपर था। कुछ महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी की नहीं, अधिकारी हैं। तो अधिकारियों की हम बात करते हैं तो समाहर्ता का पद का काम क्या है? भू राजस्व वसूलने वाला। जैसे तहसीलदार का काम क्या है, एसडीएम का काम क्या है, ऐसे इस तरीके से पद हुआ करते थे। कलेक्टर का काम क्या है, मास्टर का काम क्या है, वकील का काम क्या है, प्रोफेसर का काम क्या है। ठीक, प्रधानमंत्री का कार्य क्या है। इसी प्रकार से समाहर्ता जो भू राजस्व वसूलने वाले, ये टैक्सेस कमिश्नर हुआ करता था उस समय। सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, जो हमारा भंडार होता है, पैसे का लेना देना होता है, उस समय उसको हम कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहते थे। प्रशासता, राज के आदेशों की लिपिबद्ध करने वाला। राज में जो भी कोई भी आदेश निकलेंगे उसको क्या करे? लिपिबद्ध करे, उसका नाम था प्रशासता। अंतर्विषिक, राजा के अंगरक्षक दल का प्रधान। राजा के जो अंगरक्षक हुआ करते अंतर्विषिक होते थे। द्वारिक, राजमहल का प्रधान अधिकारी। ठीक, राजमहल का प्रधान अधिकारी कौन है? राजकुमार नहीं है, राजा नहीं है, द्वारिक है। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का प्रधान अधिकारी। ठीक, दुर्गपाल, आंतरिक दुर्गों का प्रधान अधिकारी। ठीक है, 2-3 बार इसको पढ़ें तो जरूर आपको याद हो जाएंगे। अब यूनानी इन अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहते हैं। कुछ प्रमुख इस प्रकार थे। शीताध्यक्ष, राज्य की कृषि भूमि का प्रधान अधिकारी। लक्षणाध्यक्ष, टकसाल विभाग का। ठीक, लक्षणाध्यक्ष कौन है? टकसाल। टकसाल मीन्स मुद्रा, पैसा जहाँ छपता है। अब तो अधिकारी होते हैं उसके बड़े बड़े। विविताध्यक्ष, चारागाह का प्रधान अधिकारी। पोतवाध्यक्ष, माप तौल से संबंधित है। और अकाराध्यक्ष, खान का अध्यक्ष होता था। ठीक है, इस तरीके से ये इनके अधिकारी हुआ करते थे, उत्तराधिकारी नहीं है। सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई प्रांत था। क्या था? प्रांत। संख्या कितनी थी? 5। अब कौन कौन से प्रांत ये हैं और राजधानी है? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, मध्य प्रदेश यानी प्राच्य, कलिंग, ये 5 प्रांत थे। अब इनकी राजधानी कहाँ पर थी? उत्तरापथ की तक्षशिला है, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी है, अवंती की उज्जैनी है, मध्य प्रदेश प्राच्य की पाटलिपुत्र थी और कलिंग की तोसली थी। कहीं कहीं तोसाली आपको देखने को मिलेगा। और आगे हम पढ़ते हैं तो प्रांत जिलों में विभक्त थे। प्रांत किसमें? जिलों में विभक्त थे, जिसको आहार या विषय कहा जाता था। जिले का शासक स्थानिक होता था। वर्तमान में कलेक्टर को कहा जाता है। ठीक, लेकिन उस समय हम उसको स्थानिक बोल रहे हैं। मौर्यकालीन शासकों की न्याय व्यवस्था 2 तरह की थी। एक कंटक शोधक यानी फौजदारी और दीवानी तो अभी भी मिलते हैं। ठीक, कंटक शोधक, 3 अमात्य, 3 प्रदेष्टा। धर्मस्थी दीवानी था, 3 अमात्य, 3 धर्मस्थ थे। ठीक है। नगर न्यायाधीश की व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीशों को रज्जुक कहा जाता था। यानी नगर का जो न्यायाधीश होता था व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को रज्जुक। नहीं आया समझ में? नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद का जो न्यायाधीश है जनपद का उसको रज्जुक। ठीक है। 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। एक संस्था एक ही स्थान पर टिक कर गुप्तचरी करते थे, यानी एक स्थान पर रहते पूरी
चित्र में निगाह रखते। संचार दूसरा था भ्रमणशील गुप्तचर, यानी ये पूरे समाज में चित्र में घूमता फिरता था। ठीक है, अब मौर्य काल के सामाजिक जीवन की बात करते हैं। वर्ण और वर्णाश्रम व्यवस्था पूर्णतः विकसित हो चुकी थी। इस समय 4 वर्ण हमें देखने को मिलते हैं पूरी तरह। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार, हाँ 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। कौटिल्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था ही सामाजिक संगठन का आधार थी। कौटिल्य कहते हैं कि इस समय जो वर्ण व्यवस्था है वो किसका आधार है? सामाजिक संगठन का। ब्राह्मणों को राज्य की तरफ से कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। जो ब्राह्मण वर्ण है उसको पूरी तरीके से कर मुक्त, उस पर कोई किसी प्रकार टैक्स नहीं लगाया जाता था, ऐसी भूमि उनको दी जाती थी, उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था। कौटिल्य ने 15 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया है, जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई थी। अनुलोम विवाह उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की महिला। प्रतिलोम में है निम्न वर्ण का पुरुष, उच्च वर्ण की महिला, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं इसमें, तो यहीं से क्या है, वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से कठोर हो जाती है। अब यहाँ व्यक्ति अपनी वर्ण में शादी कर सकता है, दूसरे वर्ण में नहीं कर सकता। कुछ वर्ण संकर जाति हैं, पिता है माता है। वर्ण संकर जाति, ब्राह्मण पिता है और माता वैश्य है, तो उससे वर्ण संकर जाति अम्बष्ट पैदा होगी। क्या होगी? अम्बष्ट। ब्राह्मण पिता है, शूद्र माता है, तो निषाद पोलकस पैदा होगा। निषाद तो आज भी एक जाति है। क्षत्रिय पिता है, शूद्र माता है, उग्र पैदा होगा। शूद्र पिता है, ब्राह्मण माता है, तो चांडाल सबसे निकृष्ट जाति पैदा होगी। ठीक, आज भी हमें तमिलनाडु इधर में ये मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 भागों में बांटता है। मेगास्थनी क्या कहता है? भारत में 7 भाग बांटते, किसको? समाज को। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, इस 7 भागों में समाज को बांटा। इस प्रकार के लोग या इस प्रकार का समाज भारत देश में रहता था। स्त्रियों की स्थिति की बात करते हैं, मौर्य काल की विधवाओं के पुनर्विवाह होते थे। क्या? विधवाओं के पुनर्विवाह, अगर कोई महिला विधवा हो उसकी दूसरी शादी भी हो जाती थी। सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कोई भी महिला अपने पति के पीछे नहीं मरती थी, क्योंकि पति नहीं मरता उसके पीछे तो वो क्यों मरे। रूपा जीवा स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली महिला थी। स्पेशल रूपादासी ग्राहकों के मनोरंजन का कार्य करती। नाचना, गाना, डांस करना, ये स्पेशल रूपादासी हुआ करती थी। इस काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही खराब नहीं थी, यानी यहाँ स्त्रियों की स्थिति कैसी है? ठीक ठाक है। प्रवहन, इस एक प्रकार का सामाजिक समारोह जिसमें खान पान की व्यवस्था, सभी वर्णों के लोग इसमें प्रवहन में जाते थे। मौर्य काल के आर्थिक जीवन की बात करते हैं। किसकी? मौर्य काल के आर्थिक जीवन की बात करते हैं, तब व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। जो व्यापारी झुंड में चलते थे उसको सार्थवाह कहते थे। वार्ता, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, ठीक, जीविका का साधन होते थे। अच्छी भूमि को आधे मात्रा कहा जाता था। बिना वर्षा की खेती होती थी। मेगास्थनी किसानों को सामाजिक वर्गीकरण में दूसरा स्थान दिया है। क्या कह रहे हैं? मेगास्थनी किसानों को सामाजिक वर्गीकरण में दूसरा स्थान दिया है, अब बहुत पीछे माना जाता है। मौर्यकालीन आय के स्रोतों की बात करते हैं। दुर्ग है, विभिन्न नगरों से होने वाली विभिन्न आय है, राष्ट्र जनपदों से होने वाली आय है। ठीक है, इस तरीके से इनको जनपदों से, राज की भूमि से और गैर राज की भूमि से। राज की भूमि से आय होती उसको हम सीता कहते थे, और गैर राज की भूमि से पैदा होती उसको हम भाग कहते थे, भाग। और आगे हम चलते हैं, तो उदत्त भाग पानी की सुविधाओं के बदले वसूल किया जाता था। प्रणय कर आपातकालीन कर है। सेतु फलों के उद्यान औषधि से प्राप्त आय है। ब्रज पशुओं से होने वाली आय। चाणक्य के अनुसार भूस्वामी की को क्षेत्रक तथा काश्तकार की उपमा दी जाती है या उपाधि दी जाती है। कुछ अन्य कर इस प्रकार थे। परणी हक, भूमि
पर हानि के बदले लिए जाने वाला कर था। पार्श्विक व्यापारियों से लिए जाने वाला कर था। पिंड कर गांवों से वसूल किया जाने वाला था। निष्काम आयात और निर्यात कर था। अनाज के रूप में लिए जाने वाला कर मेय, कौन सा था? मेय। नगद प्राप्त होने वाली आय ऋण। ठीक। व्यापारिक मार्ग सर्वाधिक प्रसिद्ध मार्ग उत्तरापथ था। प्रारंभ में पुष्कलावती से तांबुलकर बंदरगाह तक इसी मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है वर्तमान में। ठीक। और आगे हम पढ़ते हैं इसको। जीटी रोड तो हमें वर्तमान में नाम याद है, पहले तो इसको उत्तरापथ कहते थे। मूर्तिकला मौर्यकालीन धौली के हाथी की तुलना में सांची और सिंह की शैली आडंबरपूर्ण है। यक्षिणियों की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। सबसे प्रसिद्ध चामरग्रहण की मूर्ति है। दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैं समझता हूं कि मौर्य शासन से संबंधित सारी जानकारी लगभग 90% आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बहुत शोध करके नोट्स को तैयार किया गया है। जरूरी मैं समझता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको सिलेक्शन होगा। तो मौर्य वंश पूरी तरीके से पढ़ें इसमें। और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। अंत में ही कहता हूं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।